हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस फ्री क्लास की सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इस क्लास को बहुत ज्यादा इंजॉय करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह टॉपिक है क्या। यह टॉपिक है ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, यह टॉपिक है यूनिवर्स से जुड़ा हुआ। आज हम लोग ब्रह्मांड के वो बेसिक कॉन्सेप्ट को के बारे में जानेंगे जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में से संबंधित है। स्पेस टेक्नोलॉजी की को पढ़ने और उसे समझने के लिए ये ब्रह्मांड के ये बेसिक टॉपिक आपको जरूर समझने चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे बिग बैंग की, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार की, हम लोग बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में और हम बात करेंगे अपनी आकाश गंगा के बारे में, अपने सौर मंडल के बारे में। तो इन सब चीजों पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्मांड के जन्म की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ था एक बड़े से विस्फोट के साथ हुआ था और उस विस्फोट को नाम दिया गया था बिग बैंग। यह घटना अप्रोक्सीमेटली 13.7 बिलियन साल पहले घटी थी। 13.7 बिलियन साल पहले यह घटना घटी थी और उसके बाद माना जाता है कि सब कुछ एक जगह पर था। सारा ब्रह्मांड का जो कुछ भी मौजूद है आज वो एक जगह पर, एक बिंदु पर केंद्रित था और एक बारगी उसके अंदर एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा पदार्थ पूरे के पूरे टाइम और स्पेस के डायमेंशन में फैलता चला गया। अब ये टाइम और स्पेस का डायमेंशन क्या होता है उसे हम लोग अभी आगे समझेंगे। पहले इसे समझते हैं कि जब यह विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के बाद जो पहले स्टार का जन्म हुआ, यानी पहले तारे का जन्म हुआ, वो लगभग 400 मिलियन साल के बाद हुआ। यानी जब ये विस्फोट हुआ उस विस्फोट के बाद लगातार मैटर यानी पदार्थ, यानी जिससे हम और आप सब बने हुए हैं, ये सारा का सारा पदार्थ पूरे टाइम और स्पेस के डायमेंशन में फैलने लगा और पहले तारे का जो जन्म हुआ वो जो बिग बैंग हुआ उसके लगभग 400 मिलियन साल के बाद हुआ। इसके बाद फिर तारों के जन्म के बाद जब बहुत सारे तारे बनने लगे तो बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी, बहुत सारी गैलेक्सी बनी, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सी बनी और उसके बाद डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब का विकास हुआ। अब डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो कुल मिलाकर इस ब्रह्मांड के विकास का जो पहला कह सकते हैं पहला स्टेप था या पहली जो घटना थी वो बिग बैंग थी और उसी बिग बैंग की वजह से माना जाता है इस ब्रह्मांड का विकास हुआ। फिर उसके बाद तारों का जन्म, फिर आकाश गंगाओं का जन्म, फिर उसके बाद ब्लैक होल का जन्म, इन सब का जन्म होना शुरू हो गया। अब अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो अगर बात करें एक पार्टिकल है जो काफी चर्चा में बना हुआ रहता है और उस पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल या इसे गॉड्स पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जब इस बिग बैंग की घटना घटी तो उस बिग बैंग की घटना घटने के बाद बहुत सारा मैटर इस ब्रह्मांड में फैलने लगा। अब ये जो ब्रह्मांड में ये मैटर यानी ये जो पदार्थ फैलने लगे वो पदार्थ वही है जिससे हम सब बने हुए हैं। ये धरती आकाश बने हुए हैं, ये तारे, ये चंद्रमा, सब कुछ जिस पदार्थ से बना हुआ है वो पदार्थ जब बिखरने लगा एक बड़े विस्फोट के बाद यानी कि बिग बैंग के बाद, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, एक कह सकता है गुण डालने का काम किया हिग्स बोसॉन पार्टिकल ने, यानी जिसे गॉड्स पार्टिकल का नाम दिया जाता है और उस गुण का नाम था द्रव्यमान, मास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो आज इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं, जो भी पदार्थ मौजूद हैं, वो सारे के सारे पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है, एक निश्चित द्रव्यमान पाया जाता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मास के नाम से जाना जाता है। और ये निश्चित ये जो द्रव्यमान है एक प्रकार का हर पदार्थ का एक गुण है और इस गुण को डालने का काम किसने किया, जिस एक पार्टिकल ने किया, उस पार्टिकल को हिग्स बोसॉन पार्टिकल
या उसे गॉड्स पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। आखिर ये हिग्स बोसान पार्टिकल को या ये जो गॉड्स पार्टिकल था, इसने मास तो दे दिया सारे पदार्थों के अंदर, द्रव्यमान का गुण तो दे दिया, ठीक है, द्रव्यमान का गुण तो दे दिया, तो आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, समझो इस बात को कि अगर ये गुण ना होता, द्रव्यमान का गुण ना होता, तो द्रव्यमान के गुण की वजह से ही क्या होता है, ग्रेविटेशन का गुण आता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का गुण आता है। तो इस ब्रह्मांड में जो चीजें जिनके अंदर गुरुत्व बल है, जिनके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, वो उनके अंदर मौजूद मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से है। और अगर ये द्रव्यमान ना होता तो गुरुत्व बल ना होता, गुरुत्व बल ना होता तो सब चीजें एक दूसरे को जो अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, ये गुण भी ना होता। और ये गुण ना होता तो जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब जो है एक दूसरे की तरफ खींचते नहीं, बल्कि कहीं और बिखर जाते, सब कुछ ना होता, ना मैं यहां पर होता, ना आप, ना पृथ्वी जो है वो सूर्य से बनकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती, ना पृथ्वी से बनकर चंद्रमा चक्कर लगाता, ना हम इससे बंधे रहते, क्योंकि हम सब के अंदर ये जो गुरुत्व बल आया है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण का जो बल आया है, वो असल में किसकी वजह से आया है? द्रव्यमान की वजह से आया है। और इस द्रव्यमान के गुण को देने का काम क्योंकि हिग्स बोसान पार्टिकल ने किया है, तो अगर द्रव्यमान ना होता तो गुरुत्व बल ना होता, ये ब्रह्मांड जो है इस तरह ना होता जिस तरह से आज मौजूद है। तो मतलब ब्रह्मांड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो किस चीज का है? इस पार्टिकल का है, हिग्स बोसान पार्टिकल का है, जिसने द्रव्यमान का गुण डाला हमारे पदार्थों के अंदर। तो अगर ये ना होता तो शायद ये ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट ना करता। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है बच्चों, गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है, यानी भगवान का कण कहा जाता है, हिग्स बोसान पार्टिकल कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों कि ये हिग्स बोसान पार्टिकल क्या है और किस तरह से इसने काम किया और किस तरीके से इसने ब्रह्मांड के विकास में या ब्रह्मांड के बनने में किस तरह से मदद की। मैंने जो आपको समझाया, होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इस हिग्स बोसान पार्टिकल की जो खोज की गई थी, वो सर्न नाम की जगह पर एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की वेधशाला है, एक ऑब्जर्वेटरी है, जिसे सर्न के नाम से जाना जाता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हिग्स बोसान पार्टिकल की जो खोज हुई थी 2012 के अंदर हुई थी। तो 2012 के अंदर, सन 2012 के अंदर सन के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। और हिग्स बोसान पार्टिकल की जो कल्पना की जाती थी, यानी थ्योरेटिकल तो यह बात प्रूफ थी कि ऐसा कोई पार्टिकल होता होगा, लेकिन असल में उसको कभी देखा नहीं गया था, उसको कभी एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया था। लेकिन जब 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद पहली बार इस कण को यानी कि हिग्स बोसान पार्टिकल को या गॉड्स पार्टिकल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, सबसे पहले देखा गया। और इस बात का प्रूफ मिल गया कि आज जो इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर पदार्थ के अंदर जो द्रव्यमान का गुण है, उसको डालने वाला पदार्थ जो है वो कौन है? हिग्स बोसान पार्टिकल, या ये वही कण है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस में हेल्प की। तो होप कि बच्चों ये हिग्स बोसान पार्टिकल क्या है, ये काफी चर्चा में रहते हैं। होप कि आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा मैंने यहां पर आप लोगों को बात कही कि जब बिग बैंग हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद तारों का जन्म शुरू हुआ, और तारे जब मिलते गए तो बहुत सारे तारे एक साथ, अरबों खरबों तारे एक साथ मिलकर एक झुंड बना लेते हैं। और उस झुंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, आकाश गंगा क्या है? असल में आकाश गंगा बहुत सारे तारों का, करोड़ों अरबों तारों का एक झुंड है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों खरबों ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो आकाश गंगा होती क्या है? कई अरबों खरबों तारों का एक झुंड होता है, जिसके अंदर अरबों खरबों तारे पाए जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तारे, एक छोटे तारे जो है वो क्या है? एक तारों की अगर बात की जाए तो तारे भी धूल और साथ ही साथ गैसों का एक बादल से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर एक अभिक्रिया होती है, जिसे हम लोग फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, नाभ की संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। तो असल में जो तारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तारे होते हैं, मैंने क्या बताया? गैस और धूल के बादल होते हैं, बादलों से बने हुए होते हैं, जिनके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? जिनमें संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन
संलयन की प्रक्रिया किसे बोलते हैं? संलयन की प्रक्रिया वो होती है जिसमें हाइड्रोजन नाम की गैस, ठीक है, हाइड्रोजन नाम की गैस 1H2 के दो प्रकार यानी तीन प्रकार की हाइड्रोजन नाम की गैस तीन तरीके की हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 1H1, 1H2 और 1H3, जिनमें से हाइड्रोजन की ये दो प्रकार यानी 1H2 और 1H3 आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और यानी आपस में संलयित होते हैं और संलयित होकर हीलियम में बदल जाते हैं, हीलियम में बदल जाती हैं और फिर बहुत सारी ऊर्जा उत्पादित करते हैं, बहुत सारी ऊर्जा उत्पादित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को संलयन प्रक्रिया बोलते हैं। तो जो तारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तारे असल में इसी हाइड्रोजन गैस से बने हुए, हाइड्रोजन से गैस के बने हुए होते हैं और उसके अंदर लगातार ये संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है और ये ऊर्जा विकिरण के माध्यम से यानी रेडिएशन के माध्यम से पूरे अपने जो तारामंडल होता है उसके अंदर ये प्रवाहित होती रहती है। तो याद रखिएगा, तारे क्या होते हैं? गैसों से बने हुए एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर संलयन की प्रक्रिया होती है और यही संलयन की प्रक्रिया किसी भी तारे की ऊर्जा का स्रोत होती है। तो अगर हमारे तारे की बात की जाए, सूर्य की बात की जाए, तो सूर्य जो तारा है उसका जो स्रोत है, वो असल में यही संलयन प्रक्रिया है। या ब्रह्मांड में जो भी तारे आपको दिख रहे हैं उनका जो सोर्स है वो यही संलयन प्रक्रिया है और इसी संलयन प्रक्रिया की ऊर्जा की वजह से ये तारे चमकते हैं और विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अब ऐसे अरबों खरबों तारे मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे अरबों खरबों तारे पूरे के पूरे जब एक झुंड बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे तारे जब झुंड बना लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी के नाम से या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। फिर यही तरीके से जब बहुत सारी गैलेक्सीज यानी कि ये इस तरीके की बहुत सारी गैलेक्सीज जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे जानते हो क्या बोलते हैं? उसे हम लोग गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे गैलेक्सी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, गैलेक्सी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिलते हैं तो उसे बोला जाता है सुपर क्लस्टर। क्या बोला जाता है बच्चों? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं, उसे सुपर क्लस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर जब आप मिल जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर को मिलकर ही हमारे ब्रह्मांड का, ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये असल में ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टरों का से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चों? इस ब्रह्मांड के अगर निर्माण की बात की जाए तो छोटे छोटे तारों का निर्माण होता है। ये तारों संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ऐसे अरबों खरबों तारों से मिलकर आकाश गंगा का निर्माण होता है, गैलेक्सी का निर्माण होता है। ऐसी आकाश गंगाएं जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो उन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मिल जाते हैं तो उन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और उसके बाद बच्चों ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टरों से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि अगर इसमें क्लस्टर, सुपर क्लस्टर या ये आकाश गंगाएं क्या होती हैं। कुछ आकाश गंगाएं बच्चों बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो बहुत सारी, जैसे मिल्की वे एक छोटी ठीक ठाक सी आकाश गंगा मानी जाती है, बहुत ना बड़ी है ना बहुत छोटी है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी जिस आकाश गंगा के अंदर आती है उसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ये लगभग अगर देखा जाए मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,00,000 लाइट ईयर की लंबाई है इसकी। मतलब कि अगर हम आकाश गंगा की बात कर ली जाए बच्चों, आकाश गंगा की बात कीजिए तो आकाश गंगा के अंदर मिलियंस तारे हैं, ठीक है, करोड़ों तारे इसके अंदर मौजूद हैं, अरबों तारे मौजूद हैं। अगर एक आकाश गंगा को हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, यानी हमारे मिल्की वे की जो दूरी है वो लगभग 1,00,000 लाइट ईयर है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसे भी समझ लीजिए। अगर देखो बच्चों, लाइट जो होती है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर
किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में जो प्रकाश चलता है वो 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, और अगर यही प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे और पूरे साल भर यानी 365 दिन, एक पूरे वर्ष चल जाए, ठीक है, तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब एक पूरे साल चलता रहे तो जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। सोचिए कितनी दूरी होती होगी कि क्या बोला जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब प्रकाश चलता है पूरे साल भर यानी 365 दिन तक, यानी कि पहले सेकंड चलेगा, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, फिर घंटे मिनट, फिर उसके बाद उसका घंटा, फिर उसके बाद दिन, फिर उसके बाद 365 दिन तक जब लगातार चलता रहता है, ऐसे जो जितनी दूरी तय करता है प्रकाश एक साल के अंदर उसे एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो अगर आप प्रकाश की चाल से चलते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलते हैं, तो आपको इस छोर से गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा जो है जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसके इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। 1 लाख साल लग जाएंगे। जरा इमेजिन करिए बच्चों, इतनी बड़ी हमारी जो खुद की आकाश गंगा है, जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर हमारा सूर्य मौजूद है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी मौजूद है, तो उस आकाश गंगा को हम मिल्की वे कहते हैं। और इस मिल्की वे की जो एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी है वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। 1 लाख प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष है, मतलब कि उसको यहां से वहां तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इससे भी बड़ी हैं, जैसे M87, ये भी काफी बड़ी आकाश गंगा है। और अभी तक अगर देखा जाए बच्चों, अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो आकाश गंगा खोजी गई है जिसके अंदर मतलब कह सकते हैं 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं, 100 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है। अभी तक की खोजी गई सबसे बड़ी आकाश गंगा जिसके अंदर 100 ट्रिलियन स्टार मौजूद हैं, वो उसकी अगर बात की जाए बच्चों तो उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाने में लगभग 60 लाख साल लग जाएंगे। अगर प्रकाश की चाल से चलें तब, प्रकाश की रफ्तार से चले तो तब उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे बच्चों? लगभग 60 लाख साल लग जाएंगे। प्रकाश की चाल, जिसकी मैं आपको फिर याद दिला दूं, एक सेकंड में जो इसकी चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर अगर उस चाल से चलोगे तो इसके इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में 60 लाख साल लग जाएंगे। और इस आकाश गंगा का नाम, इस गैलेक्सी का नाम IC1101 है। IC1101 है। तो हमारी आकाश गंगा के सामने अगर कल्पना की जाए तो इस आकाश गंगा का आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और लगभग 100 ट्रिलियन स्टार इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर आकाश गंगाएं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, मंझले प्रकार की भी हो सकती हैं। ठीक है, मंझले भी प्रकार की होते हैं। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। और ये ठीक ठाक सी आकाश गंगा है। ठीक है, बहुत ना बड़ी है ना बहुत छोटी है, ठीक ठाक सी आकाश गंगा है। सबसे बड़ी आकाश गंगा IC1101 है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ आकाश गंगाएं ऐसी भी हैं जो बच्चों बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि अभी हमारे एस्ट्रोसैट ने, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इसरो का एक वो है अंतरिक्षीय उपग्रह है जिसे हम लोग एस्ट्रोसैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एस्ट्रोसैट के नाम से जानते हैं। यह भारत का एकमात्र अभी तक का अंतरिक्षीय उपग्रह था, अब 2 हो गए हैं। 1 जनवरी 2024 को एक उपग्रह एक्सपोसैट भी हमने भेजा है। तो 2 भारत की तरफ से भेजे गए 2 अंतरिक्षीय उपग्रह अब हमारे पास हैं। इसरो की तरफ से भेजे गए 2 अंतरिक्षीय उपग्रह हैं हमारे पास हैं, लेकिन जो पहला अंतरिक्षीय उपग्रह था उसका नाम था एस्ट्रोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसैट। और ये एस्ट्रोसैट ने जो सबसे
वन ऑफ द जो सबसे छोटी आकाशगंगा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो है वो गैलेक्सी की खोज करी थी, खोज करी थी। और ये जो है, जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी आकाशगंगा की है जो कि बहुत ही छोटी थी, बहुत ही स्मॉल थी। इसमें कुछ लाख तारे ही सिर्फ मौजूद थे। ठीक है, तो ऐसी आकाशगंगा को खोजा था किसने? एक छोटी सी आकाशगंगा को खोजा था किसने? एस्ट्रोसैट ने। अच्छा, आप यहां पर सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट क्या होते हैं, अंतरिक्षीय उपग्रह क्या होते हैं? बच्चों, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं, मानव उन्हें भेजता है कहां पर? अंतरिक्ष में भेजता है, और वो अंतरिक्ष में चक्कर काटते हुए वो अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि तारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, गैलेक्सीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, ब्लैक होल के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो ऐसे जो उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें अंतरिक्षीय उपग्रह बोलते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो भारत का ऐसा खोजी उपग्रह जो भारत ने भेजा था, इसरो ने भेजा था, सबसे पहले जो पहला उपग्रह, अंतरिक्षीय उपग्रह भारत ने भेजा था, इसरो ने भेजा था, उसका नाम एस्ट्रोसैट था। क्या था बच्चों? एस्ट्रोसैट था। 2015 में इसे भेजा गया था। तो इसने जो है एक छोटी सी अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी आकाशगंगा की इमेज उसने भेजी है। तो इस वक्त जो आपको ये आकाशगंगा दिख रही है, ये रियल इमेज है किसकी? वो स्मॉल यानी कि बौनी आकाशगंगा, इसे ड्वार्फ बौनी आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? बौनी आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी आकाशगंगा जो कि बहुत छोटी होती है, उसे हम बौनी आकाशगंगा या ड्वार्फ गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और ऐसी ड्वार्फ गैलेक्सी की तस्वीर जो है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, इसरो के एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एस्ट्रोसैट ने हमें भेजी है। तो कुछ बहुत बड़ी आकाशगंगाएं होती हैं, कुछ छोटी आकाशगंगाएं होती हैं, कुछ मझली आकाशगंगाएं होती हैं। होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरी तरीके से ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात हम लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको तारे के बारे में बता दिया, मैंने आप लोगों को गैलेक्सी के बारे में बता दिया कि तारे क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर क्या होते हैं, सुपर क्लस्टर क्या होते हैं, और कैसे ब्रह्मांड इन सुपर क्लस्टर से मिलकर बना हुआ है। तो अब जरा हम लोग चलते हैं बच्चों, वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये जो तारे होते हैं इनका जन्म कैसे होता है और इनकी मृत्यु कैसे होती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को मैं आपको सुनाने चल रहा हूं। ठीक है, तो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाली है। तो तारों के जन्म से लेकर तारों की मृत्यु तक की मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। तो तारों के जन्म की जो कहानी स्टार्ट होती है वो एक गैस के और धूल के बादलों से होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? नेब्यूला के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ये नेब्यूला क्या होते हैं? नेब्यूला धूल और गैसों का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा बादल होता है, जो हर गैलेक्सी के अंदर, हर आकाशगंगा के अंदर पाया जाता है। और ये जो नेब्यूला होता है, ये नेब्यूला होता है, असल में ये नेब्यूला बहुत ही रंग बिरंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानदार से दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। और ये जो नेब्यूला होते हैं बच्चों, यही तारों की जन्म स्थली कहा जाता है। इसे ही हम लोग नर्सरी ऑफ द स्टार्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तारों की जन्म स्थली होती है, तारों का जन्म यहीं पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, तारों की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेब्यूला को कहा जाता है। नेब्यूला किससे बना होता है बच्चों? गैस और धूल। ठीक है, गैस और धूल से बने हुए बादल होते हैं, गैस और धूल से बने बादल होते हैं, बहुत बने बादल होते हैं। कहां पाए जाते हैं? गैलेक्सीज के अंदर, यानी कि हमारी जो आकाश गंगाएं होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। यहीं पर क्या होता है, ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, नेब्यूला की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर ये गैसेस भरी होती हैं, जिनमें से मुख्य गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। मुख्य गैस कौन सी होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस होती है। ये हाइड्रोजन गैस आपस में इकट्ठा होती रहती है। आपस में होते क्या होता है कि आपस में जो है वो रिएक्शन स्टार्ट कर हो जाती है, जिसे संलयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया था। यही जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपस में टक्कर मारने लगती है, एक दूसरे से
ज्वाइंट होने लगती है, एक दूसरे से जुड़ने लगती है, और इसी प्रक्रिया को संलयन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब एक बार संलयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ऊर्जा निकलना शुरू हो जाता है, फिर उस ऊर्जा की मदद से और भी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फिर और ऊर्जा निकलती है, फिर और हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फिर और ऊर्जा निकलती है, और यह जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो जन्म होता है तारे का। तो मतलब नेबुला के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन गैस की के आपस में टकराने की वजह से या आपस में ज्वाइंट होने की वजह से, संलयन करने की वजह से ही तारों का जन्म होता है। अब तारे जो नेबुला से जन्म लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे तारे होते हैं, एक एवरेज स्टार होता है, जैसे कि हमारा सूर्य। तो सूर्य जो है एक एवरेज टाइप का तारा है, एक सामान्य सा तारा है जो बहुत बड़ा तारे के रूप में नहीं जाना जाता। तो अगर हमारे सूर्य जैसा एक नॉर्मल एक एवरेज तारे का अगर जन्म होता है बच्चों, तो यह तारे के अंदर लगातार अरबों सालों तक संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदलता रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है, ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है और अरबों सालों तक चलती रहती है। एक वक्त आता है कि इसके अंदर मौजूद जितना भी हाइड्रोजन होता है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है, और जब हाइड्रोजन जितना भी फ्यूल है, जितना भी ईंधन हाइड्रोजन है वो खत्म होने की कगार पर पहुंचता है, तो यही जो हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यही जो हाइड्रोजन है जब ये खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है, तो यही जो तारा होता है, जो ये छोटा तारा होता है, ये एक्सपेंड करता है, फैलता है और एक लाल तारे में बदल जाता है, जिसे रेड जायंट स्टार बोलते हैं, या लाल दानव तारे के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल दानव तारा के नाम से इसे जाना जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो और फ्यूल होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद निर्माण होता है एक ग्रही नेब्यूला का। क्या निर्माण होता है बच्चों? इसे ग्रही नेब्यूला के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये जो छोटा तारा होता है, जब इसके अंदर सारा फ्यूल, सारा ईंधन खत्म हो जाता है, तो यह ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौने तारे में बदल जाता है। अब ये जो सफेद बौना तारा होता है ये गर्म तो बहुत होता है, लेकिन क्योंकि इसका फ्यूल, इसका हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो धीरे धीरे अपना जो विकिरण निकाल रहा होता है, यानी रेडिएशन निकाल रहा होता है, ऊर्जा निकाल रहा होता है, धीरे धीरे इसके अंदर ठंडी होती जाती है, और इसके बाद ये ठंडा होकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों, ये तो हमारे सूर्य जैसा एक एवरेज तारा है, उसका एंड कुछ इस तरह से होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से एक बड़ा तारा हो, यानी सूर्य से लगभग मान लो कि लगभग 1.5 गुना बड़ा, ठीक है, कम से कम 1.5 गुना बड़ा होने की तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम 1.5 गुना का अप्रोक्सीमेटली बड़ा, अगर सूर्य से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा तारा, यानी कि उसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, ठीक है, कम से कम यानी कि जिसे हम लोग बड़ा तारा कह सकते हैं। तो अगर इसी नेब्यूला से एक बड़े तारे का निर्माण हो, ठीक है, बड़े तारे का निर्माण हो बच्चों, तो बड़े तारे क्या होते हैं, उसके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता रहता है, संलयन प्रक्रिया चलती रहती है, कई अरबों सालों तक चलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में ऊर्जा निकालता रहता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल कर ऊर्जा निकालता रहता है। एक वक्त आता है कि इसका भी फ्यूल खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जब यह खत्म होने की कगार पर आता है बच्चों, तो इससे बनता है एक यानी ये फैलता है, फैलता चला जाता है, और फैलने के बाद एक स्टार का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रेड सुपर जायंट या लाल महादानव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल महादानव तारे के नाम से इसे जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर एक बड़े तारे का निर्माण हुआ, तो यह बड़ा तारा अपना फ्यूल खर्च करते एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो समाप्ति पर पहुंचता है, यानी उसका फ्यूल खत्म होने वाला होता है, तब ये लाल महादानव तारे में बदल जाता है। और उसके बाद जब इनका फ्यूल इतना कम सारा का सारा, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में लगभग सारी की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, और फिर ये जो हीलियम होता है बच्चों, इससे भारी तत्व बनते हैं, भारी तत्व यानी लोहा बनता है, इसकी सोना बनता है, चांदी बनता है, इस तरीके के भारी तत्व बनते हैं। और इसके ये सारे के सारे तत्व, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदला, और फिर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में बदला, और फिर ये हीलियम किस में बदल जाते हैं, भारी तत्व में बदल जाते हैं, यानी तत्व का रूपांतरण हो जाता है, तत्व जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलने लगते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम में बदला, फिर उसके बाद और जो ये हीलियम है ये और भारी तत्वों में बदला, और ये सारा का सारा जो भारी तत्व बनते हैं इसके कोर में जाकर इसके जो केंद्र है उस केंद्र में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे इसका केंद्र इतना भारी, क्योंकि भारी तत्वों से बना है तो इतना भारी इतना भारी इतना भारी इतना भारी हो जाता है कि एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है। और ये जो जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है इसे सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एक बड़ा तारा जो सूर्य से बड़ा हो, ठीक है, ऐसे तारे, जब ऐसे तारों का जन्म होता है तो वो फिर उसके बाद जन्म होता है तो उनका वो धीरे 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 उनका फ्यूल खत्म होकर वो रेड सुपर जायंट स्टार्स में, लाल महादानव तारे में बदलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उनका हाइड्रोजन हीलियम में, फिर हीलियम जो है भारी तत्वों में बदल जाता है, कोर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और एक बारगी उसमें एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सुपरनोवा विस्फोट एक बड़े तारे की मृत्यु जो होती है, एक बड़े तारे की मृत्यु एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है। किसके साथ होती है, एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है। तो क्या सर सूर्य की मृत्यु भी ऐसी होगी? नहीं बेटा, क्योंकि सूर्य की को मैंने बता दिया है कि सूर्य एक छोटा तारा है, एक एवरेज किस्म का तारा, उसकी मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट की तरह नहीं होगी। तो याद रखिएगा, एक बड़े तारे की मृत्यु सुपरनोवा विस्फोट के साथ होती है, और इस सुपरनोवा विस्फोट जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इससे दो चीजें जन्म लेती हैं। एक जन्म होता है न्यूट्रॉन तारों का। न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। न्यूट्रॉन तारे आकार में बहुत छोटे होते हैं, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, और ये प्योरली न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये तो जानते ही आप लोग कि जो तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये जो तारे होते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जो कि एक सुपरनोवा के विस्फोट के बाद बनते हैं, ये न्यूट्रॉन, मेनली न्यूट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन से बने हुए तारे होते हैं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका मास हमारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा होता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा इनका द्रव्यमान होता है, लेकिन साइज छोटा होता है। इसकी वजह से साइज छोटा है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी साइज छोटा है और द्रव्यमान ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इनका गुरुत्व बल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं बच्चों कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक चम्मच में एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार को, अब आप कहेंगे चम्मच कहां से, मैं इमेजिन करने की बात कर रहा हूं, यानी कल्पना कीजिए कि आपको कहीं से एक चम्मच ऐसा मिल जाए कि एक चम्मच आप न्यूट्रॉन स्टार को लाएं, जो आपके घरों में जितना बड़ा साइज का चम्मच है ना, उसी साइज के चम्मच को लेकर आइए और एक न्यूट्रॉन स्टार को, नहीं यानी जो ये न्यूट्रॉन स्टार है इसका एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार ले जाइए। ठीक है, एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार ले जाइए और इस न्यूट्रॉन स्टार को अगर पृथ्वी के ऊपर यानी नॉर्थ पोल पर अगर आप डाल देंगे तो इतना ये भारी होगा, यानी एक चम्मच, आपके घर में जो ये चम्मच यूज होता है, इस एक चम्मच का भार, इस एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का भार इतना ज्यादा होगा कि ये पूरी पृथ्वी को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, इतना भारी होगा कि पृथ्वी इसके बोझ को ही नहीं सह पाएगी, इतना भारी होता है ये न्यूट्रॉन स्टार। बात समझ में आ रही? इतना ज्यादा हाई डेंस, इतना ज्यादा भारी होता है ये न्यूट्रॉन स्टार। क्यों ऐसा होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि साइज छोटा है और द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ग्रेविटी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बच्चों ये जो है न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन तारे का आकार बहुत छोटा होता है लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। इसका औसत व्यास 20 किलोमीटर तक होता है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.18 या 1.97 गुना तक होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही भारी तत्व है, बहुत ज्यादा इनके अंदर गुरुत्व बल होता है। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। कब बनते हैं? सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनते हैं।
हैं। अब यही जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं बच्चों, कई टाइप के होते हैं। मैं आपको बताऊं, कई टाइप के होते हैं। कभी कभी कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनके अंदर से, जिनके इस, मान लीजिए ये न्यूट्रॉन स्टार है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। ये न्यूट्रॉन स्टार है, तो न्यूट्रॉन स्टार के जो जो केंद्र वो होता है, पोल होते हैं, यानी कि इनका जो ध्रुव होता है, इस ध्रुव से ये थोड़ी थोड़ी देर में गामा किरणें, एक्स किरणें, इस तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें निकालते रहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? गामा किरणें हो गई, तो अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, एक्स रे किरणें हो गई, यानी एक्स तरंगे हो गई। तो गामा तरंगे, एक्स तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे, ऐसी तरंगे ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने ध्रुवों से निकालते रहते हैं, ऐसे निकालते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद इनका ये बंद हो जाता है। थोड़ी देर में फिर निकालेंगे, फिर बंद हो जाएगा, फिर निकालेंगे इस तरीके की विद्युत चुंबकीय विकिरण को, फिर बंद हो जाएगा, फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण, गामा किरणें या गामा किरणें, एक्स किरणें निकालेंगे, फिर बंद हो जाएगा, फिर निकालेंगे, बंद हो जाएगा, बंद निकालेंगे, बंद हो जाएगा। मतलब हमेशा क्या होता है, ऐसे लब डब, यानी कि हमेशा ऐसे चमकते रहते हैं, बुझते रहते हैं, चमकते रहते हैं, बुझते रहते हैं, चमकते रहते हैं, बुझते रहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी इनके अंदर होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में गामा किरणें या एक्स तरंगे ये निकालते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है जलने बुझने की, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है पल्सर। क्या कहा जाता है? पल्सर। तो एक बात यहां पर और स्पष्ट हो गई कि पल्सर क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पल्सर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है जो थोड़ी थोड़ी देर में विद्युत चुंबकीय विकिरण को अपने अपने ध्रुवों से निकालता है और बंद करता रहता है, निकालता है और बंद करता रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पल्सर के नाम से जानते हैं। तो पल्सर भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रॉन तारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से क्या होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक तरीके से चुंबकीय शक्ति निकलती रहती है। इनके केंद्र, इनके जो ध्रुवों से लगातार चुंबकीय शक्ति, बहुत अत्यधिक चुंबकीय शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय शक्ति ये क्या करते हैं? उत्सर्जित करते रहते हैं। बहुत ज्यादा इनके अंदर चुंबकीय शक्ति होती है, बहुत ज्यादा इनके अंदर मैग्नेटिक पावर होती है। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रॉन तारे जिनके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है, बहुत ज्यादा चुंबकीय शक्ति होती है, ऐसे न्यूट्रॉन तारे को हम मैग्नेटार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटार। तो मैग्नेटार भी एक तरीके का न्यूट्रॉन तारा है, लेकिन उसके अंदर लेकिन उसके अंदर चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसे भी न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनके अंदर दोनों टेंडेंसी पाई जाती है, यानी इनकी मैग्नेटिक पावर भी बहुत ज्यादा होती है, चुंबकीय शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है, और साथ ही साथ ये थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि आपके गामा किरणें या एक्स किरणों को अपने जो है ध्रुवों से निकालते रहते हैं, और उसके बाद यानी कि वो जलते बुझते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके के जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उन्हें मैग्नेटार प्लस पल्सर्स के नाम से जाना जाता है, यानी ये मैग्नेटार भी होते हैं और पल्सर भी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे कब बनते हैं, और न्यूट्रॉन तारों का प्रकार क्या होता है, मुझे लगता है आप सबको बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा, और होप कि आप इस क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक से एक नई बातें आप लोगों को पता चल रही होंगी। तो अब आगे की बात हम लोग करें बच्चों, तो अब आगे की बात करें तो ये जो न्यूट्रॉन, जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता होगा, हुआ किसी बड़े तारे की मृत्यु के बाद, जब मृत्यु के समय जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो न्यूट्रॉन तारे बने। और दूसरी जो चीज बन सकती है, यानी कि दूसरी जो चीज एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद बनती है, एक बड़े तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनती है, वो बहुत ज्यादा मशहूर है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक होल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक होल कहते हैं, या कृष्ण विवर के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुरुत्व बल होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। इस ब्रह्मांड में किसी चीज के पास जो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय शक्ति होती है, गुरुत्व बल होता है, वो होता है ब्लैक होल। तो इसका मतलब एक बात अब आपको और समझ में आ गई कि इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड में जब एक बड़े तारे की मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु के बाद ही किसका निर्माण होता है? ब्लैक होल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद न्यूट्रॉन तारों का निर्माण हो सकता है, और साथ ही साथ ब्लैक होल का भी निर्माण हो सकता है। हो सकता है कि ब्लैक होल
जो है वो कुछ कंडीशंस में नहीं भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जो है अगर एक बड़ा तारा है तो उसकी मृत्यु के बाद वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ठीक है, अब मामला यहां पर आ जाता है कि सर ये ब्लैक होल कैसा दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि ब्लैक होल जो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुरुत्व बल होता है वो होता है ब्लैक होल। ठीक है, इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले होते हैं ब्लैक होल, यानी कि ये इतना ज्यादा गुरुत्व बल इनके अंदर होता है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके अंदर अगर प्रकाश भी डाला जाता है, हम ऐसे प्रकाश को अगर एक टॉर्च से डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, हमारे सामने जाता है, हमारी दीवार से टकराता है, वापस आ जाता है। इसी वजह से ये दीवार, ये सारी चीजें जो मुझे दिखाई पड़ रही हैं वो असल में एक इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है, यानी प्रकाश के परावर्तन की वजह से। प्रकाश जाता है, टकराता है, हमारी आंखों पे पड़ता है, इसी वजह से चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इतना ज्यादा गुरुत्वीय बल होता है इस आपके ब्लैक होल के अंदर कि अगर इसके अंदर अगर आप लाइट भेजेंगे, आप प्रकाश भेजेंगे, तो यह प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, परावर्तित नहीं करता, बल्कि अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और क्योंकि प्रकाश अवशोषित हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, यही कारण होता है कि ये हमें दिखाई नहीं देते, ये हमें नजर ही नहीं आते, क्योंकि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर आने ही नहीं देते। इसी वजह से ये हमें नजर नहीं आते। ठीक है, और ये ब्लैक होल जो है वो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तो होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या अवशोषित कर लेते हैं, कोई भी तारा अगल बगल से गुजर रहा है तो उस तारे को खींच लेंगे, उसकी पूरा का पूरा पदार्थ खींचकर, उसे अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचकर उसे खाकर खत्म कर देंगे, यानी उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड जो इसके आसपास से, किसी भी ब्लैक होल के आसपास से गुजरेगा, ये उसे खींचकर उसके सारी की सारी ऊर्जा को, सारे के सारे पदार्थों को खींचकर खाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो ब्लैक होल को अगर हम इमेजिनरी से देखें, मतलब एक तरीके से अगर इसको समझने के लिए देखें, तो कुछ इस तरीके का ब्लैक होल दिखाई पड़ता है। तो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक ब्लैक होल की एक ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंप्यूटर जनरेटेड ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये जो ब्लैक होल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये तो ब्लैक वाली जगह दिखाई पड़ रही है जिसके अंदर जाकर सारी चीजें अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन इसके किनारे ये जो बाउंड्री आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो बाउंड्री है, जहां पर एक बार अगर आप पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते हैं, तो याद रखिएगा, किसी भी ब्लैक होल की वो बाउंड्री, ठीक है, वो सीमा रेखा जहां पर एक बार जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते हैं, वापस आना आपका नामुमकिन हो जाता है, उस जगह को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस जगह को इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए ब्लैक होल में इवेंट होराइजन क्या होता है, तो आप बताइए कि वो सीमा रेखा है इवेंट होराइजन, जहां पर एक बार कोई भी वस्तु पहुंच जाती है तो वहां से वापस नहीं आ सकती है, बल्कि वो ब्लैक होल में जाकर अवशोषित हो जाती है, उसी के अंदर जाकर समा जाती है। तो उसे इवेंट होराइजन के नाम से जानते रहते हैं। इसके अलावा ये जिन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिन तारों को, जिन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो प्लाज्मा में बदल जाते हैं, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ के चौथे कह सकते हैं चौथे रूप में बदल जाते हैं। पहला रूप क्या होता है? सॉलिड, यानी ठोस, द्रव और साथ ही साथ गैस होता है। एक चौथी स्टेट पदार्थ की होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो जिसमें ज्यादातर आयंस मौजूद होते हैं, आयनिक फेज होता है किसी भी पदार्थ का, उसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, किसी तारे को या किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो प्लाज्मा में, उसका पूरा पदार्थ प्लाज्मा में बदल जाता है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाता है, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, और इसे ही एक्रीशन डिस्क के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाना? जिस ये जो चक्कर लगा रहे हैं, जो आपको ये चमकता हुआ पीला कलर का दिखाई पड़ रहा है, इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं, और इसके अंदर ये प्लाज्मा जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते इसी जो है वो इवेंट होराइजन से होते हुए इसके अंदर समाता जाता है। अब बात होती है कि सर ये क्या ब्लैक होल जो है वो नजर नहीं आते, तो क्या इन्हें कभी देखा नहीं गया है? नहीं बच्चों, आज तक नहीं देखा गया था, आज तक इन्हें नहीं देखा गया था। लेकिन क्योंकि इनको देखना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज रिफ्लेक्ट, मतलब हम किसी भी चीज को तभी देख सकते हैं ना जब वो अपने प्रकाश को परावर्तित करे, ठीक है, प्रकाश को परावर्तित करे, लेकिन ये प्रकाश को परावर्तित तो करता नहीं है। इसके अलावा दूसरा भी तरीका है किसी भी ब्लैक होल को देखने का। तो दूसरा जो तरीका ब्लैक होल को देखने का है,
वो ये है कि इसकी जब ये ब्लैक होल होता है तो इस ब्लैक होल के चारों तरफ, ब्लैक होल के, ये जो ब्लैक होल मौजूद है, इस ब्लैक होल से लगातार जो है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता रहता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता रहता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, इस तरीके के विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता रहता है, रेडियो तरंगे ये सब निकलती रहती हैं। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इसमें से निकलती रहती हैं इसके चारों तरफ से। तो इसको हम अगर दूसरा जो तरीका, एक तो तरीका यह हो गया कि हम इस पर प्रकाश डालें, प्रकाश रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास आए, परावर्तित होकर हमारे पास आए, तब हम देखेंगे, लेकिन ये तो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, तो उस तरीके से देखना तो इम्पॉसिबल है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर से निकलने वाले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसको हम कैप्चर करें, और उस विद्युत चुंबकीय विकिरण को कैप्चर करके हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें। तो वैज्ञानिकों ने सोचा चलो ऐसा करते हैं भाई कि हम लोग एक जो है वो एक रेडियो टेलीस्कोप बनाते हैं। ठीक है, ऐसे रेडियो टेलीस्कोप, इसे ऐसे टेलीस्कोप को बनाया जाए जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी इससे निकलने वाला, ब्लैक होल से निकलने वाला जो रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उनको ये पकड़े, यानी उनको ये क्या करे, कैप्चर करे, और उनको कैप्चर करके हम इसको आसानी से देख पाएंगे, इसकी आसानी से जो है हम तस्वीर खींच पाएंगे। तो क्या हुआ कि रेडियो टेलीस्कोप ऐसे टेलीस्कोप्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को, किसी भी ब्रह्मांडी जो पिंड होते हैं उनसे निकलने वाली रेडियो तरंगों को वो अवशोषित करके, और फिर क्या होता है, किसी भी ब्रह्मांडी पिंड का एक चित्र बनाते हैं या एक स्ट्रक्चर बनाकर हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मांडी पिंड कैसा दिख रहा है। तो रेडियो टेलीस्कोप इस तरह से काम करते हैं, जो रेडियो तरंगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सोचा गया क्यों ना हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से किसी ब्लैक होल को देख सकें। तो पता ये चला, आपको जानकर मजा आएगा कि जब ये बात पता चली कि भैया कितना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा अगर हम किसी ब्लैक होल को देखना चाहें, क्योंकि ब्लैक होल तो बहुत बड़े होते हैं। तो पता ये चला कि बच्चों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब ये बात कैलकुलेट की गई कि भैया कितना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप हमें बनाना पड़ेगा एक ब्लैक होल को देखने के लिए, तो पता ये चला कि एक ब्लैक होल को देखने के लिए हमें कम से कम जो आकार होना चाहिए हमारे रेडियो टेलीस्कोप का, वो लगभग पूरी पृथ्वी के बराबर होना चाहिए। यानी आप इस पूरी पृथ्वी को ही एक रेडियो टेलीस्कोप में, यानी इतने बड़े आकार का अगर रेडियो टेलीस्कोप आप बना सकें तो जाकर आपको उस ब्लैक होल की इमेज बन पाएगी, या उस ब्लैक होल की इमेज जो है वो आप जो है वो उतार पाएंगे या उसको बना पाएंगे। रियल में आप ब्लैक होल अगर देखना चाहते हैं तो कम से कम पृथ्वी के बराबर का, पृथ्वी के आकार का रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत है। तो बच्चों का, मतलब वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा टेलीस्कोप कैसे हम बना लेंगे, किस तरह से पॉसिबल है। तो वैज्ञानिकों ने लेकिन हार नहीं मानी बच्चों, और जानकर आपको मजा आएगा कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर दिमाग लगाया। क्या वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया? उन्होंने कहा हम इतना बड़ा टेलीस्कोप तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम ब्लैक होल को देखकर मानेंगे। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर इन्होंने जो है वो रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बना दी। ठीक है, अलग अलग जगहों पर बहुत तरीके की रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बना दी, और उसके बाद उनका ध्यान जो है, यानी कि उनका पूरा फोकस जो है वो एक ब्लैक होल जिसका नाम M87 था, यानी M87 नाम की गैलेक्सी थी, उसी गैलेक्सी के मध्य में ये टेलीस्कोप पाया जाता है। ठीक है, ये ब्लैक होल पाया जाता है। तो एक ब्लैक होल जिसका नाम M87 था, ये M87 गैलेक्सी के मध्य में पाया जा रहा था। तो इस गैलेक्सी का नाम था M87, और उस गैलेक्सी के मध्य में पाया जा रहा था ये ब्लैक होल जिसका नाम M87 था। उसी की तरफ ये हमारे जितने भी टेलीस्कोप हमने अलग अलग जगहों पे, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर हमने ये रेडियो टेलीस्कोप्स लगा दिए, और ये रेडियो टेलीस्कोप का पूरा जो फोकस है वो M87 ब्लैक होल की तरफ कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ विकिरण, यानी इसका कुछ रेडियो तरंगों को इसने अवशोषित किया। अब देखिए क्या हुआ, कुछ रेडियो तरंगों को इसने अवशोषित किया, कुछ क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसने अवशोषित किया, कुछ 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 को इसने अवशोषित किया। और जानते हो क्या हुआ, जब अलग अलग स्थान, मतलब अलग इस पूरे ब्लैक होल के छोटे छोटे सेगमेंट से अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप ने अलग अलग तरीके की कैप्चरिंग करी, तो इसका डेटा लिया गया, इसने एक भाग
भाग की कैप्चरिंग करी, इसने एक भाग की कैप्चरिंग करी, इसने एक भाग की कैप्चरिंग करी, इसने एक भाग की कैप्चरिंग करी। तो सबके जो जितने भी रेडियो टेलीस्कोप अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर लगाए गए थे, सब ने अलग अलग भाग के M87 जो ब्लैक होल था उसके अलग अलग भाग से आने वाले रेडियो तरंगों को कैप्चर किया और अलग अलग डेटा इकट्ठा किया, और फिर इन सारे डेटा को कलेक्ट करके सुपर कंप्यूटर की मदद से बच्चों एक जगह पर क्या कर दिया गया, एक जगह पर असेंबल्ड कर दिया गया, एक जगह पर एक्युमुलेट कर दिया गया, यानी एक जगह पर सारा डेटा इकट्ठा किया गया। और फिर सुपर कंप्यूटर्स ने क्या किया, सारा का सारा डेटा प्रोसेस करके ब्लैक होल की रियल इमेज यानी रियल तस्वीर को उतार दिया, रियल तस्वीर को बना दिया। आ रही बात समझ में? तो सोचिए यह तरीका अपनाया गया ब्लैक होल को देखने का। तो अलग अलग टेलीस्कोपों से आया हुआ डेटा, अलग अलग टेलीस्कोपों से लिया गया ब्लैक होल का अलग अलग भागों का डेटा लेकर उसको एक साथ सुपर कंप्यूटर की मदद से एक साथ मर्ज कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, और ब्लैक होल की पहली बार मानवता ने पहली बार ऐसी इमेज देखी। और ये जो इमेज आपको दिखाई पड़ रही है M87 के ब्लैक होल, M87 के उसी ब्लैक होल की है जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये M87 ब्लैक होल जो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये इस तरीके से इसकी तस्वीर ली गई, और ये रियल तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है किसकी, एक ब्लैक होल की, जिसको हम लोगों ने अभी हाल में 4-5 साल पहले 2019-20 में इसको हमने कैप्चर किया। तो M87 नाम के ब्लैक होल की ये पहली इमेज, यानी मानवता ने पहली बार ब्लैक होल की रियल इमेज देखी, और ये M87 नाम का ब्लैक होल था। और इसको उस प्रोसेस से, यानी कि जिस प्रोसेस से इसको मतलब जिस रेडियो टेलीस्कोप के नेटवर्क से, एक रेडियो टेलीस्कोप तो काम कर नहीं रहा था, बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप मिलकर इस इमेज को बना पाए। तो इस रेडियो टेलीस्कोप के इस नेटवर्क को, ठीक है, नेटवर्क को कहा गया द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क। क्या नाम दिया गया बच्चों? द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क। देखिए अलग अलग जगहों पे टेलीस्कोप लगाए गए, ये ब्यूरो प्लेट्यू फ्रांस में, यहां पर स्पेन में, इसके अलावा सेरो चिली के अंदर, इसके अलावा अंटार्कटिका में एक टेलीस्कोप लगाया गया, एक हवाई में, एक अमेरिका में, एक जो है वो आपके ग्रीनलैंड में, हर जगह ये बहुत सारे टेलीस्कोप, एक मैक्सिको में, इस तरीके के बहुत सारे टेलीस्कोपों को यूज करके उनके अलग अलग डेटा को कलेक्ट करके एक साथ इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क के द्वारा पहली बार हम लोगों ने ब्लैक होल की इमेज देखी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सोचिए, मजा आ जाना चाहिए इस चीज को जानकर कि कितना दिमाग लगाकर क्या क्या चीजें करके हम लोग ब्लैक होल की इमेजेस को ले पाए। इसके बाद हम लोगों ने अभी हाल में सैजिटेरियस ए नाम के ब्लैक होल की भी तस्वीर ली है, और ये जो सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उसकी तस्वीर है। और ये जो सैजिटेरियस ए ब्लैक होल है, ये हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसके मध्य में पाया गया है। तो हमारे आकाश, याद रखिएगा, जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं उन गैलेक्सीज के मध्य में माना यह जाता है कि हर गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल जरूर मौजूद है। तो हमारी जो आकाशगंगा है जहां पर हम लोग मौजूद हैं, हम लोग मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा है, तो इस आकाशगंगा के किनारे पर यहां पर हम लोग मौजूद हैं, और एक ब्लैक होल इसके बीच में मौजूद है, और इसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। तो इसकी भी तस्वीर वही इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के नेटवर्क ने ली, जिसने सबसे पहले आपके M87 ब्लैक होल की ली थी। तो ओवरऑल बच्चों, सैजिटेरियस ए हमारी आकाशगंगा के अंदर पाया जाने वाला, यानी मिल्की वे आकाशगंगा के मध्य में पाया जाने वाला ये ब्लैक होल है, जिसकी इमेज आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, जिसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से लिया गया है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क से लिया गया है। तो होप बच्चों आप लोग काफी इस सारी बातें जानकर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कि क्या क्या सिस्टम, कैसे कैसे हमारा पूरा स्पेस काम करता है, स्पेस में कैसे कैसे सिस्टम काम करते हैं, आपको मजा आ रहा होगा। अब बच्चों बात करते हैं कि ये आपने ब्लैक होल देख लिया। अब आप, हाँ, एक सवाल बहुत दिमाग लगा रहे होंगे आप लोग, सर अगर ये बताइए कि हम लोग यहां मौजूद हैं, ये ब्लैक होल इतना यहां मौजूद है, हमें खींच कर खा ना जाए, तुमको तो यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें खींच कर खा जाए। तो याद रखिएगा बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी बहुत, हम लोग लगभग अपने जो मिल्की वे है उसके काफी किनारे वाले भाग में पाए जाते हैं। हमारा जो सौर मंडल है वो हमारे बहुत किनारे वाले भाग में पाया जाता है। यहां से यहां तक जाना लगभग अभी कुछ लाख, कुछ करोड़ सालों तक तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए आपको घबराने, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही मतलब जब तक आप ब्लैक होल में जाकर समाएंगे उससे पहले आप अपने आप को खुद खत्म कर
देंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया भर की समस्याएं बढ़ रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तब तक हो सकता है मानवता इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, अगर एग्जिस्ट भी करे तो हो सकता है किसी दूसरे गैलेक्सी में हम पहुंच जाए या दूसरे ग्रहों पर हम लोग पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत सारे लोगों के सवालों को मैं मन में पढ़ लेता हूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा होगा, दिमाग में कूद रहा होगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एग्जैक्टली ये सवाल चल रहा था कि नहीं चल रहा था तुम्हारे दिमाग में। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चों कि ब्लैक होल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आपको एक और मजेदार, क्योंकि आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक मजेदार बात और बता दूं कि ब्लैक होल के साथ साथ एक व्हाइट होल भी पाया जाता है, एक सफेद होल भी पाया जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है सर? होता ये है बच्चों कि ब्लैक होल जो होते हैं, जो ब्लैक होल होते हैं, तो माना यह जाता है कि सारे के सारे जो ब्लैक होल होते हैं, सारा का सारा पदार्थ, सारी की सारी ऊर्जा ये अवशोषित करते हैं। सारे के सारे ब्लैक होल सारी के सारे पदार्थ सारी की सारी ऊर्जा अवशोषित करते हैं। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि यार सारी ऊर्जा तो ये अवशोषित कर लेते हैं, तो ये सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सारा मैटर, सारा पदार्थ जाता कहां पर है? तो ये माना जाता है बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, ये सारा का सारा जो पदार्थ होता है, सारा का सारा ये जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, या सारा पदार्थ होता है, मैटर होता है, ये ब्लैक होल में समा जाता है। ब्लैक होल में जब ये समाता है तो ये इसका एक दूसरा एंड भी मौजूद है, और ये जो दूसरा एंड है, इसी दूसरे एंड से ये निकल जाता है, दूसरे एंड से ये निकल जाता है। ये हमारी गैलेक्सी है, यानी कि ये हमारी आकाशगंगा है, और ये दूसरी आकाशगंगा है। तो माना यह जाता है एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच में ये कनेक्शन होता है। तो इधर से ब्लैक होल के अंदर मान लीजिए एक आकाशगंगा है गैलेक्सी 1, ठीक है, ये हो गई गैलेक्सी 1 और ये हो गई गैलेक्सी 2। तो एक गैलेक्सी 1 से ये सारा का सारी चीजें समाहित होती हैं ब्लैक होल के द्वारा, और दूसरी आकाशगंगा में ये बाहर निकल जाती हैं। तो ये होता है ब्लैक होल, क्योंकि सारी चीजें इसी के अंदर समा जाती हैं, ये दिखता भी नहीं है, और सारा का सारा मैटर, सारा का सारा पदार्थ, सारी की सारी ऊर्जा दूसरे ब्लैक होल, दूसरे होल से निकल जाती है। तो ये जगह जब यहां से ऊर्जा निकलती होगी, यहां से प्रकाश निकलता होगा, यहां से जो है वो पदार्थ निकलता होगा, तो ये बहुत चमकदार जगह होगी, और इसे ही बोला जाता है बच्चों व्हाइट होल कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? व्हाइट होल बोला जाता है। तो माना जाता है किसी एक गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है, उसका जो दूसरा एंड होता है वो किसी दूसरी गैलेक्सी के व्हाइट होल से होता है, यानी कि इधर से चीजें समाती हैं, दूसरी तरफ से निकल जाती हैं, और इसे व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। और ये जो टनल आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो टनल दिखाई पड़ रही है, इस टनल को हम लोग वर्म होल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्म होल के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्लैक होल हो गया, दूसरी आकाशगंगा में व्हाइट होल हो गया, और इनको दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? वर्म होल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे वर्म होल के नाम से जाना जाता है, उसे वर्म होल के नाम से जाना जाता है। तो इसको यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक होल हो गया, ये आपका व्हाइट होल हो गया, और इनको कनेक्ट करने वाला वर्म होल होता है। इस तरह से हम एक तरीका ये भी देख सकते हैं कि एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में पहुंचने का जो डायरेक्ट तरीका हो सकता है, यानी बहुत शॉर्टकट हो सकता है, वो ये वर्म होल हो सकता है, जिससे दो आकाशगंगाएं आपस में कनेक्ट होती हैं। आप कहेंगे अरे यार इससे आसानी से जुड़ जाएंगे। सर इतना आसान नहीं है। किसी ब्लैक होल में इंटर करने के लिए जब आप इंटर करेंगे ना, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें जब आप उसके करीब पहुंचेंगे बच्चों, तो आपके शरीर की कोशिका का, आपके शरीर से एक एक ऊतक के अंदर एक एक कोशिका के अंदर एक एक अणु, और अणुओं के अंदर एक एक परमाणु, और एक एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एक एक अलग अलग होकर आप उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर समाएंगे। यानी आप ही नहीं रहेंगे तो दूसरे गैलेक्सी में जाने का कोई सवाल, जब पहुंचेंगे भी तो अणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में पहुंचेंगे तो क्या फायदा? आप ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? तो यह काम इतना आसान प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो होप कि बच्चों आप लोग ने ये बात समझी होगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों, एक बढ़िया और चीज आप लोगों को बताता हूं इस ब्रह्मांड के बारे में। माना यह जाता है बच्चों कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, माना यह जाता है बच्चों कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक प्रकार की चादर में मौजूद है। मान लीजिए आप एक चादर फैला लें और उसके चार कोनों को चार लोग पकड़कर खींच के खड़े हो
जाएं, ठीक है, खींच के खड़े हो जाएं। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बच्चों माना यह जाता है कि ऐसी ही चादर में मौजूद है, एक तनी हुई चादर में मौजूद है। जैसे आप एक चादर के चारों कोनों को चार लोगों से कह दे पकड़े और वो पकड़ के खींच दें, तो एक वो चादर क्या हो जाएगी, तन जाएगी। तो ऐसी ही तनी हुई चादर के अंदर मौजूद है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। यानी इस ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, वो सब उसी तनी हुई चादर के अंदर मौजूद हैं, उसी तनी हुई चादर के अंदर मौजूद है। और उस तनी हुई चादर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस। क्या बोला जाता है बच्चों, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस या दिक और काल, क्या बोला जाता है, दिक और काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो दिक और काल या टाइम और स्पेस की अगर बात की जाए तो टाइम और स्पेस है क्या, टाइम और स्पेस इस ब्रह्मांड में मौजूद एक चादर है, एक फैब्रिक है, और उस फैब्रिक के अंदर ब्रह्मांड के सभी चीजें मौजूद हैं। हम, आप, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब मौजूद हैं। तो जरा ये सोचिए, कल्पना कीजिए, ये आपको जो दिखाई पड़ रही है ये टाइम और स्पेस की चादर है। ये आपको पूरी की पूरी टाइम और स्पेस की चादर दिखाई पड़ रही है। और माना यह जाता है जैसे तनी हुई चादर होती है, अगर उसके अंदर कोई भारी चीज आप रख दीजिए तो उस तनी हुई चादर में एक गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, एक गर्त उत्पन्न हो जाता है। उसी तरीके से जब ज्यादा मास वाली चीजें, ज्यादा द्रव्यमान वाली चीजें इस टाइम और स्पेस यानी दिक और काल की चादर में रखी जाती हैं तो एक लोच उत्पन्न करती हैं, एक गड्ढा उत्पन्न करती हैं। और यह गड्ढा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। वो गड्ढा क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यानी याद रखिएगा कि टाइम और स्पेस यानी टाइम और स्पेस की जो चादर मौजूद है, जो फैब्रिक मौजूद है, उसके अंदर जब भी कोई द्रव्यमान वाली चीज जाएगी तो वो अपने द्रव्यमान के हिसाब से क्या करेगी, इस टाइम और स्पेस की चादर में, इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एक गड्ढा उत्पन्न कर देगी, एक लोच उत्पन्न कर देगी, ठीक है। जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा वो ज्यादा लोच, ज्यादा गड्ढा उत्पन्न करेगी। जैसे भाई चादर आप खींचो, कोई बहुत भारी बॉल रख दो तो ज्यादा गड्ढा उत्पन्न होगा, कम भारी बॉल रखोगे तो वो गड्ढा जो है वो कम उत्पन्न होगा, लेकिन कम उत्पन्न होगा। बस है। तो इस तरीके से टाइम और स्पेस की चादर में, तनी हुई चादर में, जब हम किसी भी बड़ी द्रव्यमान वाले ग्रह, नक्षत्र, पिंड मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास की टाइम और स्पेस की चादर को क्या करते हैं, ऐसे उसके अंदर एक गड्ढा सा बना लेते हैं। अब इस तरह से गड्ढा सा बना लेते हैं तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसे टाइम और स्पेस का डिस्टॉर्शन कहते हैं, यानी कि उसमें एक तरीके का गर्त उत्पन्न हो जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर एक ब्लैक होल है, मान लीजिए तो पृथ्वी दिख रही थी आपको, मान लीजिए एक ब्लैक होल है या दो ब्लैक होल हैं। अब दो ब्लैक होल पृथ्वी से तो कई करोड़ गुना ज्यादा भारी होंगे, उनका द्रव्यमान तो बहुत 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 ज्यादा भारी होगा। तो जरा ये सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर टाइम और स्पेस की इस चादर में दो बड़े ब्लैक होल, ठीक है, दो बड़े ब्लैक होल या बहुत ज्यादा गुरुत्व शक्ति वाला या बहुत भारी तारा जैसे न्यूट्रॉन तारे हैं, दो न्यूट्रॉन तारे या दो बड़े ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल, इस तरीके के भारी जो कह सकते हैं पिंड हैं, वो जब इसके अंदर टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद होंगे तो गड्ढा उत्पन्न करेंगे। और अगर ये एक दूसरे के चक्कर लगाने लगे, टाइम और स्पेस की इस चादर में, टाइम और स्पेस की इस फैब्रिक में एक दूसरे से आकर्षित होकर चक्कर लगाने लगे, तो चक्कर जब ये एक दूसरे का लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में टाइम और स्पेस में क्या होगा, एक लहर उत्पन्न होगी, जैसा आप देख रहे हैं। तो अगर दो ब्लैक होल या दो न्यूट्रॉन स्टार या ऐसे भारी जो पिंड होते हैं, ब्रह्मांडी पिंड, जब एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं, तो टाइम और स्पेस की चादर में एक लहर उत्पन्न हो जाती है। और इसे ही जानते हो, जो बहुत चर्चा में इस वक्त चल रही है, इस टाइम और स्पेस की इस लहर को, यानी कि इस टाइम और स्पेस की चादर में उत्पन्न होने वाली इस लहर को गुरुत्वीय तरंग कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। तो बच्चों, गुरुत्वीय तरंग क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है? गुरुत्वीय तरंग या ग्रेविटेशनल वेव वो तरंगे होती हैं जो टाइम और स्पेस, दिक और काल का जो फैब्रिक है या चादर है उसमें उत्पन्न होती हैं। कब उत्पन्न होती हैं? जब दो बड़े ब्रह्मांडी पिंड एक दूसरे से आकर्षित होकर एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो इससे एक लहर उत्पन्न होती है टाइम और स्पेस की चादर में, जिसे हम लोग गुरुत्वीय
तरंग के नाम से या ग्रेविटेशनल वेव के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहता है। यूपीएससी इससे बड़ी मतलब इस पे सवाल भी बना सकती है, सब कुछ है। तो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर ये गुरुत्वीय तरंग होती क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय तरंग की अगर बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर दे दी है। जब आपको नोट्स मिलेगा तो आपको मिल जाएगा कि गुरुत्वीय तरंगे ब्रह्मांड में चलने वाली अदृश्य लहरें होती हैं जो ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहती हैं। जब ये तरंगे किसी खगोलीय पिंड से गुजरती हैं तो इस पिंड में हल्का सा खिंचाव या संकुचन होता है, लेकिन यह परिघटना नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। इस परिघटना का प्रेक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कुछ तरंग वेधशालाओं का निर्माण किया जो पृथ्वी पर विभिन्न देशों में उपस्थित हैं। ठीक है, ये कब उत्पन्न होती हैं, कब ये ज्यादा ऑब्जर्वेबल, वैसे देखो हम भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड में हम भी टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद हैं। तो अगर हम ऐसे ऐसे करते तब भी गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न होगी, टाइम और स्पेस में गुरुत्वीय तरंग, लेकिन ये तरंग इतनी हल्की होगी कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दो बड़े ब्रह्मांडीय पिंड जैसे कि ब्लैक होल है या इस तरह न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं तो टाइम और स्पेस की इस चादर में ये तरंगे बहुत बेहतरीन तरीके से उत्पन्न होती है, जिनको नंगी आंखों से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते या छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से इनको डिटेक्ट किया गया है 2015-16 में। और पहली बार जो है वो आइंस्टीन ने इस गुरुत्वीय तरंगों के बारे में 100 साल पहले लगभग 1912 से 15 के बीच में बता दिया था कि ऐसी गुरुत्वीय तरंगें होती होंगी जरूर, लेकिन उसके बारे में कहीं से भी कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको मतलब देख पाने की या समझ पाने की या इसको ऑब्जर्व कर पाने की। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेटरी बनाई, कुछ वेधशालाएं बनाई जो कि वाकई गुरुत्वीय तरंगों को महसूस कर सकती थी या उनको ऑब्जर्व कर सकती थी, तब 2015 में यानी आइंस्टीन ने जब डिक्लेयर किया था उसके 100 साल के बाद हमें पता चला कि हाँ भाई, आइंस्टीन सही थे और वाकई में इस ब्रह्मांड में इस टाइम और स्पेस की चादर में उथल पुथल होती रहती है, उसमें उथल पुथल होती रहती है जो गुरुत्वीय तरंगे कहलाती हैं और गुरुत्वीय तरंगे वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। तो 2015 में पहली बार हमें पता चला। तो ये जो गुरुत्वीय तरंगे हैं बच्चों, कब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नॉर्मली तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, लेकिन कब हम कम से कम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब दो बड़े ब्रह्मांडीय पिंड जो हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगाएं, जैसे कि चक्कर लगाएं या कभी कोई बड़ी परिघटना हो, तो जैसे किन्हीं खगोलीय पिंडों का आपस में टकराना, दो बड़े तारों का एक दूसरे के सापेक्ष चक्कर लगाना, दो ब्लैक होल का एक दूसरे के सापेक्ष घूमना, आपस में विलीन हो जाना, मतलब ना जब दो ब्लैक होल चक्कर लगाएं, दो बड़े ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे का चक्कर लगाएं, या फिर कभी सुपरनोवा विस्फोट, जब तारे की मृत्यु होती है तो तारे की मृत्यु के बाद जो जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है, तब भी ये जो आपकी ये गुरुत्वीय तरंगें होती हैं, उत्पन्न होती हैं और इनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहला इन गुरुत्वीय तरंगों का जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो 14 सितंबर 2015 को हुआ। कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ, लिविंगस्टोन लुइसियाना और हैनफोर्ड वाशिंगटन यूएसए में स्थित दोनों जुड़वा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो डिटेक्टरों में, यानी कि उस वेधशाला का नाम क्या था? लीगो वेधशाला ने सबसे पहले 2015 में से ऑब्जर्व किया। तब यह बात पता चली कि भैया आइंस्टीन सही थे, आइंस्टीन बताते थे, उन्होंने थ्योरेटिकली बता दिया था कि ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि कोई देख ही नहीं सकता था इसे, उस वक्त उतनी मशीनें नहीं थी तो नहीं उसका सबूत नहीं था। लेकिन उनके मतलब घोषणा करने के 100 साल के बाद पहली बार 2015 में इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया गया, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे, तब उससे उत्पन्न होने वाली गुरुत्वीय तरंगों को ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा? लीगो डिटेक्टर ने, लीगो ऑब्जर्वेटरी ने, लीगो वेधशाला ने। तो इस दुनिया में बच्चों, इस दुनिया में बहुत सारी जगहों पर अब क्योंकि इस बात का पता चल चुका है कि वाकई में ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती हैं, तो पूरी दुनिया में कई जगह पे ऐसी वेधशालाएं, बहुत सारी जगहों पर ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई हैं, जिसमें से मुख्य ऑब्जर्वेटरी जो कि हमारी गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन कर रही हैं, उनमें से लीगो यूएस में है जिसने सबसे पहले डिटेक्ट किया था, अमेरिका में मौजूद है। इसके अलावा वर्गो नाम की वेधशाला है, इसको इटली में बनाया गया है। इसके अलावा कागरा है जिसको जापान में बनाया गया है। और भारत भी बहुत जल्दी जो है इस तरीके की वेधशाला बनाने जा रहा है। इस तरह के ऑब्जर्वेटरी इसी साल 2024 में ही बना लेगा और फाइनली ये काम करना शुरू कर देगी, जिसका नाम लीगो इंडिया है। भारत में निर्माणाधीन है, 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी। महाराष्ट्र के
हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये बनकर तैयार होगी। कहां पर? महाराष्ट्र के हिंगोली नाम के डिस्ट्रिक्ट में बनकर ये तैयार हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली 2024 में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो हो बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं बच्चों, ये ब्रह्मांड जो है वो टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद है। ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन एक और रहस्य आपको बताता हूं कि ये जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको इस वक्त दिख रहा है, यानी कि ये तारे दिख रहे हैं, नक्षत्र दिख रहे हैं, ग्रह दिख रहे हैं, इसके अलावा जो है ये गैलेक्सी दिख रही है, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, हम सब जो दिख रहे हैं ये सब पदार्थों से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं, और ऐसे पदार्थ से बने हुए हैं जो कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो जितना भी ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है, जरा इमेजिन करिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। शुरुआत में मैंने बता दिया कि एक तारा, सूरज जैसा तारा, ऐसे अरबों तारे मिलकर एक गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी क्लस्टर, फिर गैलेक्सी सुपर क्लस्टर, फिर ब्रह्मांड, कितना। और हमारी तो कोई, मतलब कह सकते हैं ना कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस ब्रह्मांड के सामने, ठीक है। तो आप जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये उन पदार्थों से बना हुआ है जिस पदार्थ को हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड जो कि ऑब्जर्वेबल है, यानी जो देखा जा सकता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, ये जानते हो जिस पदार्थ से ये बना हुआ है, ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड का, ये पदार्थ जो ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ हैं, तो ये जो ये हमारा ब्रह्मांड हमें दिख सकता है, महसूस हो सकता है, ये जिस पदार्थ से बना हुआ है, ये इस पूरे ब्रह्मांड के जितना पदार्थ पाया जाता है उसका मात्र और मात्र 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 बच्चों 5% है। आप सोचो, दिमाग हिल जाना चाहिए। क्या ये पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है, जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, ये गैलेक्सी, नक्षत्र, तारे, हम, आप, ये जो कुछ भी हम देख सकते हैं, ये जिस पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है, जिस पदार्थ से बना हुआ है वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी पदार्थों का मात्र 5% है। 5%, 5% ओनली। तो सर और क्या है ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मौजूद है डार्क एनर्जी, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरेटिकली, यानी कि अगर हम उसे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो वो एग्जिस्ट करती है। तो इस ब्रह्मांड की जो मोस्टली सबसे बड़ा पार्ट बनाती है वो है डार्क एनर्जी, और उसके बाद आ जाता है डार्क मैटर, यानी कि डार्क पदार्थ जो 27% है। तो डार्क एनर्जी 68%, ना इसे हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। डार्क मैटर, डार्क पदार्थ 27%, जो ना हम देख सकते हैं ना हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ये मिलकर बना हुआ है बच्चों कितना बना हुआ है? लगभग 95% भाग बना रहा है, और 5% सिर्फ वो भाग है जो कि हम लोग देख सकते हैं। सोचिए ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है, कितना रहस्यमयी है, सोच के ही हिल जाने का हिल जा रहा है दिमाग, ठीक है। जो कुछ हमने इतना पढ़ा लिखा, अभी इतनी देर में जो कुछ पढ़ा लिखा, मात्र 5% की बात है वो, बाकी तो हम देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। अभी उसके प्रमाण ही ढूंढे जा रहे हैं, वो अलग मैटर है। जरा सोचिए, तो ये मामला है। तो याद रखिएगा बच्चों, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसका मात्र 5% हम लोग उस पदार्थ से, जिस पदार्थ से हम बने हैं, ये चारों चीजें दिख रही हैं, ये मात्र 5% है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आगे और अब सुनकर ही आप लोग हिल जा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बात करें बच्चों, तो एक बड़ी चर्चा में आजकल बना है, और काफी स्पेस टेक्नोलॉजी जब पढ़ी है तो चर्चा में रहता है, आइंस्टीन रिंग, ठीक है, या फिर आइंस्टीन रिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसे बोला जाता है आपका, ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि अब एक डिस्टॉर्शन है ये, ठीक है, या इसे एक नाम और दिया जाता है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग या आइंस्टीन रिंग। अब होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए, इधर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां बहुत सारे तारे हैं या बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारे तारे गैलेक्सी यहां मौजूद हैं। यहां पे हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझिएगा, बहुत ये सब कंफ्यूज करती है, कुछ आज के बाद कंफ्यूजन नहीं भाई। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे बहुत दूर पर पाए जाने वाले गैलेक्सीज हैं या बहुत सारे तारे मौजूद हैं, ठीक है। और इसके पास में यहां पर इस जगह पर मान लीजिए बच्चों, यहां पर कोई रास्ते में बहुत कोई ब्लैक होल है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है, या कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, या कोई बहुत ऐसी बहुत ज्यादा गुरुत्व बल वाली चीज यहां पर मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बीच में मौजूद है। तो होता क्या है कि जब इन गैलेक्सीज से, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन गैलेक्सीज से या इन तारों से जब प्रकाश चलता है, ठीक है, प्रकाश चलता है, इन गैलेक्सीज या इन तारों से प्रकाश चलता है और हमारी तरफ बढ़ता है, तो जब ये बड़ी गुरुत्वीय क्षेत्र से गुजरता है, जहां पे बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, चाहे वो किसी ब्लैक होल का हो या किसी गैलेक्सी का हो, तो जब इस क्षेत्र से गुजरता है बच्चों, ठीक है, इस क्षेत्र से गुजरता है, तो क्या करता है, ये जो इसका गुरुत्वाकर्षण, यानी ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देता है, ठीक है, ऐसे बेंड कर देता है, ऐसे बेंड कर देता है, ठीक है, इधर से आने वाले प्रकाश को ऐसे बेंड कर देता है। और ये बेंड हुआ प्रकाश यानी झुका हुआ प्रकाश, डिस्टॉर्टेड प्रकाश यानी कि विकृत प्रकाश हमारी धरती तक पहुंच पाता है। और यहां पर हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, हमारे जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, इस डिस्टॉर्टेड प्रकाश को देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश आ रहा है वो कहीं पर ऐसे, जैसे आप लोग एक लेंस से किसी चीज को देखिए, लेंस से ऐसी चीज को देखिए, कोई चीज को, तो लेंस से जो चीज आप देखते हैं वो थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है। मतलब लेंस से ऐसे नहीं, पूरा ऐसे लेंस से कोई चीज ऐसे ऑब्जर्व करिए तो वो दूर वाली जो चीज आप देख रहे हैं लेंस से, ठीक है, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है, मतलब ऐसा लगता है कि झुक गई है, या वो कई कई जगह पे किनारों पे ऐसे फैली नजर आएगी, या कहीं पर सिकुड़ी नजर आएगी, डिपेंड करता है लेंस पर, ठीक है, लेंस पर। तो हमेशा क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जो पीछे वाले जो गैलेक्सीज वगैरह हैं या जो भी चीजें यहां पर मौजूद हैं, इनका प्रकाश कहीं ना कहीं बेंड हो गया है, और काफी वो बेंड हो गया है यानी कि झुक गया है, और एक गोले आकृति में, ठीक है, एक गोली ऐसी आकृति सी दिखाई पड़ती है, आकृति दिखाई पड़ती है। आपको एक चीज दिखाता हूं इस तरीके से। तो ये यहां मान लीजिए ये ब्लैक होल है या कोई बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो पीछे से जो गैलेक्सीज वगैरह का प्रकाश है जो आ रहा है, वो इस हाई, ये बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हुआ, पीछे से आने वाला जो प्रकाश है वो बेंड हो गया है, बेंड हो गया, यानी इधर से प्रकाश आ रहा है, आके प्रकाश आ रहा है, इधर से आके बेंड हो गया, इधर से आ रहा बेंड हो गया, इधर से आ रहा बेंड हो गया, इधर से आ गया बेंड हो रहा। तो इससे क्या होता है बच्चों, एक रिंग सी बन जाती है, एक रिंग सी, यानी पीछे से आने वाली गैलेक्सियों या तारों का जो प्रकाश होकर बेंड हो जाता है, चारों तरफ से ऐसे बेंड हो जाता है, और एक ब्रह्मांड में रिंग सी दिखाई पड़ती है। यह मान लीजिए कि वो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय शक्ति वाला क्षेत्र है। तो इस गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर से गुजरते वक्त ये सारा प्रकाश जो पीछे की गैलेक्सीज या तारों से आ रहा है वो बेंड हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, यानी कि वो झुक जा रहा है। और जब झुकता है तो कुछ इस तरीके की रिंग बन जाती है, कुछ इस तरीके की रिंग बन जाती है, और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिंग कहा जाता है, क्योंकि इसे आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था, तो इसी वजह से उस नाम से पड़ा हुआ है, आइंस्टीन रिंग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो बेंड प्रकाश है वो असल में पीछे से आने वाली आकाशगंगा या तारों का प्रकाश है, जो कि बेंड हो जाता है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता हुआ हमारे टेलीस्कोप वगैरह को दिखाई पड़ता है। इसे ही आइंस्टीन रिंग के नाम से जानते हैं, और इसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से पीछे से आने वाला प्रकाश क्या हो गया है कि झुक सा गया है, और झुकने की वजह से जैसे हम लेंस में किसी चीज को देखते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, उसका आकार इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो उसी तरीके से यहां पर जो लेंसिंग हो रही है वो ग्रेविटेशनल पावर की वजह से हो रही
रही है, तो इसी वजह से इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आया हुआ प्रकाश ऐसे झुककर ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या होगा, एक लेंस, जैसे लेंस में आकृति बनती है, लेंस की आकृति की तरह बदल जाता है, एक रिंग की आकृति में बदल जाता है और हमें एक आकृति ऐसी गोली सी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानते हैं और इसे ही आइंस्टीन रिंग के नाम से जाना जाता है। तो वही बात यहां पर लिखी है, आइंस्टीन रिंग का सिद्धांत सबसे पहले आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में दिया था। यह रिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रक्रिया की वजह से बनती है, जिससे सुदूर से आने वाले प्रकाश में गुरुत्व के प्रभाव के कारण विकृतियां आने लगती हैं। यह गुरुत्व का प्रभाव स्रोत और अवलोकनकर्ता के मार्ग के मध्य में आने वाले पिंडों का होता है। यही पिंड है, इसी की वजह से पीछे से आने वाला प्रकाश झुककर बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और एक लेंस में जैसी आकृति बनती है वैसी आकृति बनाता है, गोली आकृति बनाता है। इसी को मेरे प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है और आइंस्टीन रिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो होप मेरे प्यारे बच्चों इस सब चीजों को आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, अब लोग बात करते हैं, इतनी सारी चीजों को जानने के बाद हम लोग चलते हैं अब सोलर सिस्टम की तरफ। तो सोलर सिस्टम जैसे इस पूरा हमारा जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी पूरी गैलेक्सी है, मान ली मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में एक छोटा सा तारा मौजूद है जिसका नाम सूर्य है, सन है, जिसके हम भाग हैं। ठीक है, अब ये जो सूर्य एक तारा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सूर्य एक तारा है और ये तारा जो है एक छोटा सा एक माध्यम किस्म का तारा है और ये तारा जो है वो अपने पिछले कई अरब सालों से ये लगातार जल रहा है और अभी ये यंग एज का तारा है और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे पत्थरों से, गैसों से, ठीक है, पथरीले या गैसों से बने हुए पिंड मौजूद हैं जिन्हें हम लोग इसके ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और जो लगातार इसका चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य जो तारा है, इसका जो तापमान है, इसकी जो सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसका कोर का जो तापमान है, इसके जो ये कोर है, जो बीच का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों ये लगभग 4000 एग्जैक्टली यहां पर मौजूद है। अब इस सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह मौजूद हैं। सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, क्या कौन सा ग्रह है बच्चों? बुध ग्रह है। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह इस पूरे सिस्टम का, यानी सोलर, ये सूर्य यहां पर मौजूद है। सूर्य के चारों तरफ ये जो ग्रह नक्षत्र मौजूद हैं, ये सारे ग्रह मौजूद हैं, इनको मिलाकर कहा जाता है सोलर सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चों? सोलर सिस्टम, या ये सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसे सोलर सिस्टम या सौर मंडल के नाम से, ठीक है, सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये जो सौर मंडल है बच्चों, सूर्य और सूर्य के चारों तरफ लगाते हुए ये ग्रह सौर मंडल बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। इनका सबसे करीबी जो ग्रह है, जो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है, बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है बच्चों, शुक्र सबसे गर्म है, बुध से भी ज्यादा गर्म है शुक्र। क्यों इसलिए गर्म है? क्योंकि इसके पास एक एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसकी वजह से ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है और ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाता है। जबकि बुध के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इस पे जो विकिरण पड़ता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो कंपैरेटिवली वो उतना गर्म नहीं होता। गर्म तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये शुक्र से कम गर्म है। लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है क्योंकि इसमें जो चारों तरफ गैसें वगैरह पाई जाती हैं, या इस तरह इसका एक बहुत ही खतरनाक तरीके का वायुमंडल पाया जाता है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को पकड़ लेता है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म है। तो सबसे गर्म जो ग्रह है सूर्य का, वो सूर्य के पास वो है वीनस, यानी कि शुक्र है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ जाती है, उसके बाद मंगल आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो जुपिटर आ जाता है। ठीक है, जुपिटर आ जाता है, यानी कि आपका बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि आ जाता है, फिर यूरेनस आ जाता है, फिर नेपच्यून आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये इस सौर मंडल के ग्रह हैं। और अब अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ठीक है, इस के बारे में और अच्छे से बात करूं, तो ये जो सूर्य
सूर्य आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारे इसके ग्रह हैं, ग्रह हैं, ग्रह हैं, ग्रह हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जहां पर नेपच्यून खत्म होता है, जहां पर नेपच्यून जो कह सकते हैं ग्रह खत्म होता है, वहीं से आगे शुरू होता है एक बड़ा एरिया। और इस एरिया को हम लोग जानते हो किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग नाम से जानते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है काइपर बेल्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, कुपियर बेल्ट या काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पथरीले छोटे छोटे जैसे ग्रहों जिससे ग्रह हमारे बने हैं, उसी के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे बहुत सारे जो हैं वो पथरीली जगह, पथरीले पिंड पाए जाते हैं, और इसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके आगे की यानी यहां पर क्या होता है कि हमारा जो सूर्य की जो तरंगे होती हैं, सूर्य का जो सौर तूफान होता है, या सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहां पर जाकर खत्म हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं काइपर बेल्ट जो है वो एक तरीके से सूर्य की या सौर मंडल की सीमा है। सौर मंडल की क्या है बच्चों? ये सीमा रेखा है। यानी यहां पर सूर्य का प्रभाव लगभग बहुत कम हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है, और इसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे जो है वो बर्फ से बने हुए छोटे छोटे पिंडों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई पड़ता है, और इसे उल्ट क्लाउड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उल्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं से जो आपके वो होते हैं, आपके धूमकेतु होते हैं, तो धूमकेतु माना जाता है इसी उल्ट क्लाउड के भाग होते हैं, बर्फ से बने हुए होते हैं। तो ये बर्फ से बना हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, छोटे छोटे पत्थरों से बर्फ से बने हुए पिंडों से बना होता है, जिसे उल्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आते आते माना जाता है उल्ट क्लाउड में दूसरे ग्रहों के, दूसरे सूर्यों के या दूसरे तारों के ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। अभी इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये है इसकी सीमा। तो सीमा रेखा क्या है बच्चों? मतलब एक सूर्य की या सौर मंडल की जो सीमा रेखा है वो काइपर बेल्ट तक आती है, यहीं तक सूर्य का प्रभाव रहता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा इसे, बाद में जब आपको वो मिले कि उल्ट क्लाउड क्या है। यह सौर मंडल की सबसे दूर सबसे बड़ी सीमा है। नासा के मुताबिक यह सूर्य से करीब 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशाल गोलाकार ढांचा है जिसमें अरबों धूमकेतु मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जाए धूमकेतु कहां से आते हैं, तो आप बताइएगा उल्ट क्लाउड से आते हैं। ठीक है, आते हैं। काइपर बेल्ट या नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक चट्टानी पिंडों का घेरा है। यह सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। काइपर बेल्ट में प्लूटो और कई ज्ञात ड्वार्फ प्लैनेट के साथ साथ कुछ धूमकेतु भी मौजूद है। तो मतलब यह है कि ये काइपर बेल्ट को हम सौर मंडल का किनारा मान सकते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बता दी हैं, यहां पर चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो अगर देखा जाए तो ये सूर्य का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में एक ऐसी, देखिए एक बात मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर, तो अगर मान लीजिए कोई तारा है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई तारा है। अब ये जो तारा है, तो तारे के करीबी वो जगह, यानी तारे के करीब एक ऐसा स्पेस, ठीक है, तारे के करीब एक ऐसा स्पेस जहां पर तारे के करीब एक ऐसा स्पेस जहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, यानी तारे की ऊर्जा इतनी पहुंचे कि यहां पर कोई जीव जंतु पनप सके। ठीक है, पनप सके, यानी बहुत ज्यादा यहां पर गर्मी ना हो और इतनी ठंडी भी ना हो कि पता लगा यहां पर जीव जंतु पनप ना सके। तो ना इतनी गर्मी हो कि जहां पर जीव जंतु ना पनप सके, या इतनी सर्दी भी ना हो, इतना ठंडा भी ना हो कि वहां पर जीव जंतु ना पनप सके। मतलब एक ऐसा मीडियम टेम्परेचर यहां पर होना चाहिए ऐसी जगह पर जहां पर खूब अच्छे से पौधे, जीव जंतु,
पनप सकें, जहां पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में पाया जाए, और जगह जो है वो ठीक ठाक पथरीली हो, ना बहुत ज़्यादा गैसियस हो, ना बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ही पथरीली हो, यानी कि यहाँ पे जो प्लैनेट पाया जाए ना बहुत ज़्यादा पथरीला हो ना बहुत ज़्यादा गैसियस हो। ठीक है, पानी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाए। ठीक है, जीवन और टेम्परेचर ऐसा हो जहां पर जीवन पनपने की पूरी संभावना हो। तो इस जगह को, ये जो आपके किसी तारे के चारों तरफ का एरिया होता है, इसे बच्चों बोलते हैं, ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है इस एरिया को बोलते हैं बच्चों गोल्डीलॉक जोन। क्या बोला जाता है? गोल्डीलॉक जोन के नाम से जाना जाता है, इसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। मतलब कि किसी भी तारे का करीबी वह क्षेत्र जहां पर जीवन के पनपने की संपूर्ण संभावना हो, जहां पर जीवन के पनपने की संपूर्ण संभावना हो, ना टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया जो होगा वो काफी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये एरिया, इसके आगे का जो एरिया होगा वो काफी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी एक ऐसा एरिया जहां पर क्या हो कि एक एवरेज टेम्परेचर पाया जाए, जहां पर जीवन के पनपने की संपूर्ण संभावनाएं हो, पानी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता हो। ठीक है, ना बहुत पथरीला हो ना बहुत गैसियस यहां पर यहां पर पाए जाने वाले प्लैनेट्स हो। तो इस जगह को जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है किसी तारे की, वो सबसे निकटतम जगह जहां पर जीवन की पूर्ण संभावना हो सकती है, ऐसी जगह को हम तारों के पास की ऐसी जगह को गोल्डीलॉक जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? गोल्डीलॉक जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है। गोल्डीलॉक जोन वह एरिया होता है किसी तारे के पास का जहां पर जीवन के पनपने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं, हर स्टेट पाई जाती हैं कि वहां पर जीवन, वहां पर अगर कोई ग्रह नक्षत्र पाया जाएगा तो वहां जीवन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर इस गोल्डीलॉक जोन में किसी भी तारे के गोल्डीलॉक जोन में अगर कोई ग्रह पाया जाता है, तो वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर किसी भी तारे के, वैज्ञानिक हमेशा ऐसे ग्रहों के तलाश में रहते हैं, तो अगर किसी ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर वो ग्रह किसी अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है, तो इसका मतलब वहां पर जीवन की पूरी संभावनाएं मौजूद होती हैं और उस पर वैज्ञानिक बहुत नजर रखते हैं कि हो सकता है वहां जीवन किसी रूप में पाया जाता हो या पाया गया हो या पाया जा सकता हो फ्यूचर में। ठीक है, तो गोल्डीलॉक जोन इन्हें कहा जाता है। तो बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा अगर सूर्य है तो इस सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में, ठीक है, सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में, या इसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है, यानी रिहाइश योग्य जगह कही जाती है। तो इस गोल्डीलॉक जोन में दो प्लैनेट आते हैं अभी, एक अर्थ आता है और एक मार्स आता है। इसी वजह से बच्चों हम लोग मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, हम लोग मार्स पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम मार्स पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है तो हम मार्स पर जिंदा रह सकें, मानवता वहां पर जिंदा रह सके, क्योंकि मार्स एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन पनप सकता है, जहां पर जीवन को उगाया जा सकता है, जीवन को वहां पर बसाया जा सकता है। और अगर कभी पृथ्वी को किसी एस्ट्रॉइड से या किसी इस तरीके की वजह से नुकसान पहुंचता है, या कभी कोई वॉर हो गया तो उससे नुकसान पहुंचता है, तो एक दूसरी जगह जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं वो कौन सी जगह है? मार्स हो सकती है। क्योंकि मार्स पर ही जीवन क्यों संभव है? क्योंकि ये हमारे सूर्य के गोल्डीलॉक जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है बच्चों? होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक हमारे सौर मंडल में एक और चर्चित जगह है जो काफी चर्चा में रहती है, उसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो जगह बच्चों क्या है? उस जगह को हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो है वो हमारे कह सकते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, जो हमारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उन क्षुद्र ग्रहों की रहने की जगह है। यानी यहीं पर कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो पत्थरों से बने हुए ये ऑब्जेक्ट होते हैं, पिंड होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड होते हैं, ये इसी बेल्ट में पाए जाते हैं, इसी में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं पत्थरों से, मेटल से, ठीक है, मेटल से जो है वो तत्वों से, कई अलग अलग तरीके के मेटल से, यानी कि बहुत सारे
जो है धातुओं से बने हुए पिंड होते हैं, और ये जो है किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और ये जो है झुंड के रूप में पाए जाते हैं। इस जगह को हम लोग क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहां पर ये सारे के सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये जुपिटर यानी कि आपके आपके बृहस्पति और मार्स यानी कि मंगल के बीच की जगह है। तो बृहस्पति और जुपिटर यानी कि आपके बृहस्पति के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में जितने भी क्षुद्र ग्रह, जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं मौजूद होते हैं। और कभी कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं, तो ये भाग के आकर पृथ्वी की तरफ जो है वो चक्कर लगाते हुए बाहर निकल जाते हैं, या कभी चंद्रमा उन्हें आकर्षित कर लेता है, उसमें गिरकर जो है वो समा जाते हैं। कभी ये मंगल की ग्रह से आकर्षित हो जाते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं, और मंगल ग्रह पर गिरकर जो है वो एस्ट्रॉइड यहाँ पर गिरकर जो है यहाँ पर गड्ढा बना देते हैं, कभी चंद्रमा पर गड्ढा बना देते हैं। तो ये सब होता रहता है। और आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा है कि एक एस्ट्रॉइड है अपोफिसिस जो है वो पृथ्वी के करीब 2029 के करीब पहुंचेगा, और उसके बाद जो है हो सकता है कि उसके पृथ्वी से टकराने के 2% तक चांसेस हैं। हो सकता है वो पृथ्वी से टक्कर खा जाए और यहाँ पर पूरी तरीके से जीवन को समाप्त कर दे, जैसा कि आपके उसमें आपके डायनासोर के वक्त में हुआ था। तो अभी काफी इस पर चर्चा चल रही है। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं बच्चों, जो ये आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो इसी बेल्ट में पाए जाते हैं, और पृथ्वी, मार्स या हमारे चंद्रमा से आकर्षित होकर उन पर जाकर मतलब उनकी तरफ आकर्षित होकर उन पर जो है वो गिर जाते हैं, या कभी उनको टक्कर मारते हैं, वहां पे छोटे मोटे गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है बच्चों, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये क्षुद्र ग्रह वगैरह होते क्या हैं, इसे थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या होता है समझ लीजिए। देखो बच्चों, अगर बर्फ से बना हुआ एक ऐसा पिंड जो मोस्टली बर्फ से बनता है और गैसों से बनता है, बर्फ और गैसों से बनता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, तो क्योंकि बर्फ और गैसों से बना हुआ है, तो जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और इसकी बर्फ गलने लगती है। तो इस बर्फ गलने लगती है, तो बर्फ से बर्फ पिघल कर, और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो बर्फ पिघल जाती है, और जब पिघलती है तो इससे निकलने वाला पिघली हुई बर्फ से निकला हुआ पानी जो होता है, या फिर जो गैसेस होती हैं, वो पीछे की तरफ एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इसे हम लोग कॉमेट कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं। कहां पाए जाते हैं, कहां से आते हैं, उल्ट क्लाउड से आते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है। तो मेनली बर्फ से बना हुआ और गैसों से बना हुआ पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसमें एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग धूमकेतु या कॉमेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेटल यानी कि हमारे धातुओं से या पत्थरों से बना हुआ एक ऐसा पिंड जो कि 1 से 2 मीटर से लेकर कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, जो पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाता है और कभी कभी पृथ्वी या मंगल से आकर्षित हो जाता है, उसके गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हो जाता है, उसे हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसके बारे में बता रहा हूं कि खतरा बन जाता है। ठीक है, खतरा बन जाता है, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और पिंड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए या आपके धातुओं से बने हुए या धूमकेतुओं से बने हुए छोटे छोटे, मतलब ये काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनसे इन्हीं दोनों से बने हुए छोटे छोटे पिंड जो छोटी आकार में होते हैं, मेनली जो है वो पत्थर या धातुओं से, या थोड़े बहुत जो है वो आपके धूमकेतुओं के छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें हम लोग मेटेरॉइड या उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, उन्हें उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब ये उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे भाग, यानी क्षुद्र ग्रह के छोटे भाग या धूमकेतु के छोटे भाग, क्षुद्र ग्रह के या धूमकेतु के छोटे छोटे भाग जो मुख्यतः पत्थरों से या आपके धातुओं से बने होते हैं, उन्हें उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ये उल्का पिंड जब क्योंकि आकार में काफी छोटे होते हैं, ठीक है, आकार में, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो ये जलते हुए पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कि लगता है कि जिसे हम लोग कहते हैं टूटा हुआ तारा कहते हैं, और वो हमारे जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे
प्रवेश करते हैं वैसे वो जल जाते हैं और घर्षण की वजह से, और जलता हुआ यानी टूटा हुआ तारे की तरह नजर आते हैं, उसे हम लोग उल्कापात कहते हैं, मेटेओर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेओर कहा जाता है या उल्कापात कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और फिर वो जब आकर जमीन पर गिर जाते हैं, यानी ये उल्कापात जब होता है या उल्का जब हमारे जमीन पर आके उल्कापात होता है तो जमीन पर आकर ये छोटे छोटे मेटल के बने हुए या पत्थरों के बने हुए ये जो पिंड होते हैं वो जमीन पर आके गिर जाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, छोटा मोटा गड्ढा ही बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा पिंड टकराएगा तब तो इतना बड़ा गड्ढा बनेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे यानी कि मेट्रॉइड जब पृथ्वी के अंदर या मेटेओर जब पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे हो जाते हैं, बाकी सारा भाग इनका जलकर खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा टुकड़ा जो है वो पृथ्वी के पास आकर गिर जाता है, पृथ्वी में एक छोटा मोटा गड्ढा बना देता है। तो ये जो अवशेष, मतलब कह सकते हैं कि आपके ये उल्कापिंड या उल्कापात के जो अवशेष होते हैं जो पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं, उन्हें हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं, जिन्हें मेटेरॉइड के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है? मेटेरॉइड कहा जाता है। तो मेटेओर फ्रैगमेंट्स यानी उसके छोटे छोटे भाग दैट रीचेस द ग्राउंड, यानी कि जो हमारी सतह तक पहुंच पाते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? मेटेरॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, सारी की सारी चीजें हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल से जुड़ी हुई वो सारी चीजें मैंने प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताई, जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो नेक्स्ट क्लास हम लोग मैं लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर रॉकेट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जिसके अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो चीजें पढ़ेंगे उसमें ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर ये चैप्टर आपका तैयार होगा तो आगे आने वाला जो चैप्टर होगा वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों जो बेसिक जितना भी चीजें थी हमारे ब्रह्मांड या ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी, जिससे कि आपकी एक पृष्ठभूमि, एक आधार तैयार हो जाए, जिससे कि अगले चैप्टर में जब हम लोग इसरो के बारे में पढ़ें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ें, उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, रॉकेट्स के बारे में पढ़ें, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सके। तो ओवरऑल बच्चों मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब चीजों को प्रोवाइड कर पाऊं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।